हेलो स्टूडेंट, ऑप्टिक्स की यूनिट सेकंड के अंतर्गत डिफ्रैक्शन क्लास 4 आज हमारी कंटिन्यू करा रहे हैं। क्लास 3 के अंतर्गत हमने फ्रेनेल डिफ्रैक्शन चल रहा था। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में लास्ट टॉपिक कराया था हमने फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। तो ज्यादा कुछ पुराने टॉपिक के बारे में चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट नया टॉपिक करते हैं, जो क्योंकि ये टॉपिक काफी लेंदी है, काफी बड़ा है। तो जो नया टॉपिक है आज का वो है फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या। फ्रेनेल के एक बार चेक कर लेते हैं, वीडियो चालू है नहीं है, चालू है। फ्रेनेल के अर्ध आवृत्ति कटिबंध की त्रिज्या, रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन। तो बेटा आप अर्ध आवृत्ति कटिबंध की त्रिज्या, और वो भी कौन से, एन वे की, तो बेटा कहां से ज्ञात होगी? देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सब कुछ मैं मिटा देता हूं। यदि ये देखो ये त्रिभुज, अरे भाई कलर ले लो, ये आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है एक, यहां से लेके यहां तक, तो ये मान है हमारा आर एन, ये बी, और यहां से लेके यहां तक मान है हमारा बी प्लस एन लेमड़ा बाई 2। तो हमें आर एन का मान चाहिए, तो आर एन का मान कहां से मिलेगा? इस त्रिभुज से। त्रिभुज कौन सा आपका? एम एन ओ पी। और त्रिभुज के अंतर्गत आप सभी जानते हो कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर। तो क्या है, डायग्राम से स्पष्ट है कि एनवे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या के लिए बेटा क्या होगा कि त्रिभुज एम एन ओ पी में एम एन पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ एम एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। और जो आपका एम एन पी का मान है वो क्या है? आर एन। ओ एम एन का मान है क्या है? एम एन पी का मान क्या है आपका? बी प्लस एन लेमड़ा बाई 2, और इसका मान आर एन, और ओ पी का मान क्या है? वी। ये मान रखो इस समीकरण के अंतर्गत, फटाफट क्या निकल आएगी आपके? एनवे अर्धावर्ती कटिबंध की रेडियस। तो देखो बेटा, आर एन स्क्वायर किसके बराबर होगा? बी प्लस एन लेमड़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे यार फिर गलत कर दिया, वापस देखो। एम एन पी स्क्वायर का मान क्या है? ये वाला। ओ एम एन का मान क्या है? आर एन। इसका मान आर एन, इसका मान वी, और इसका मान ये। तो हमें मिलेगा वी प्लस एन लेमड़ा अपॉन 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा? आर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर एन का हमें मान चाहिए, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? आर एन स्क्वायर बराबर बी प्लस एन लेमड़ा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोल दो फटाफट। आर एन स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चलो 2n लेमड़ा बी अपॉन 2 बाद में कैंसिल कर देना। एन स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 2 से क्या गया? 2। तो क्या मिलेगा आपको? आर एन स्क्वायर बराबर एन वी लेमड़ा प्लस एन स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन 4। चूंकि एन वी लेमड़ा इज वेरी ग्रेटर देन एन स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर बटे 4, इसलिए इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा बेटा? आर एन स्क्वायर किसके बराबर? एन वी लेमड़ा के। तो यहां से आर एन का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट एन वी लेमड़ा। तो बेटा स्पष्ट है क्या कि आर एन प्रोपोर्शनल अंडर रूट एन।
अर्थात nवे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या, या बोलूं मैं अर्ध आवर्ती कटिबंधों की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि मैं निकालूं n बराबर रखूं बेटा 1 तो क्या मिलेगा? R1 किसके बराबर होगा? M1 P के बराबर। M1 P के बराबर क्यों होगा यार, एक मिनट रुको। किसके बराबर होगा बेटा? O M1 के, और इसका मान किसके बराबर आएगा बेटा? अंडर रूट वी लैम्बडा। n बराबर क्या पुट करूं? 2, तो क्या हो जाएगा बेटा? R2 किसके बराबर? OM2 किसके बराबर? 2v लैम्बडा। n बराबर 3 क्या मिलेगा बेटा? R3 किसके बराबर? OM3 किसके बराबर? 3v लैम्बडा। और n बराबर n, ये तो हमारा आ चुका। Rn किसके बराबर? OMn किसके बराबर? nv लैम्बडा। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ से Rn किसके बराबर? nv लैम्बडा के। n बराबर 1 पहले अर्धावर्ती कटिबंध की रेडियस, n बराबर 2 दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध की रेडियस, n बराबर 3 तीसरे अर्धावर्ती कटिबंध की रेडियस, n बराबर 4 चौथे आवर्ती अर्ध कटिबंध की रेडियस। तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो अर्धावर्ती कटिबंधों की रेडियस होती है वो नेचुरल नंबर के क्या होती है? नेचुरल नंबर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अर्ध आवृत्ति कटिबंधों का क्षेत्रफल। अर्ध आवृत्ति और वो भी कौन सा निकाल रहे बेटा? nवे। वापस चलो डायग्राम के पास, डायग्राम को याद करना पड़ेगा, बिना डायग्राम के कुछ नहीं है। जब तक डायग्राम नहीं तो कुछ नहीं। ऑप्टिक्स में सब कुछ किसका खेल है बेटा? डायग्राम का। इसको उड़ा दो, दिखना चाहिए। तो देखो बेटा, ये एरिया चाहिए हमें, ये वाला nवे अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल। तो ये क्या मिलेगा? इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें। अर्थात ये n वाला और ये हमारा n-1 वाला। तो n वाले क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से n-1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? nवे अर्धावर्ती कटिबंध की रेडियस। तो बेटा डायग्राम देख लिया हमने। अब डायग्राम से कहाँ चलेंगे हम? अपने यहाँ। अर्थात nवे अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं a से nवे। an किसके बराबर होगा? nवे एवं n-1 वे वृत्त के मध्य वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? an वृत्त का क्षेत्रफल सभी जानते हो, पाई आर स्क्वायर, पाई Rn-1 का स्क्वायर। आर के मान हम पहले निकाल चुके हैं। तो an पाई Rn का मान था nv लैम्बडा, nv लैम्बडा स्क्वायर माइनस पाई Rn का मान क्या आएगा? n-1 v लैम्बडा स्क्वायर। क्यों आएगा बेटा? स्क्वायर थे तो अंडर रूट आपका हमारा कैंसिल हो चुका, क्योंकि Rn का जो मान है वो है हमारा अंडर रूट nv लैम्बडा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो बेटा। क्या आएगा? an बराबर nv लैम्बडा माइनस देखो पाई उधर भी है, पाई इधर भी है, तो पाई तो हमने कॉमन ले लिया। ये बच्चा हमारा nv लैम्बडा माइनस
समझो, कलर लगा लेते हैं डिफरेंट। एन का मल्टीप्लाई किससे होगा, बी लेमड़ा का, और क्या है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे एन वी लेमड़ा। वापस देखो, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और किसका मल्टीप्लाई होगा बी लेमड़ा से, तो प्लस क्या आएगा हमारा ये लेमड़ा बाई 2 नहीं है भाई, लेमड़ा ही आएगा ऑलरेडी, क्योंकि आर एन का मान क्या है हमारा एन वी लेमड़ा। तो यहाँ से यदि मैं आर एन माइनस वन का मान निकालूंगा तो वो भी क्या मिलेगा एन माइनस वन वी लेमड़ा। शायद इस कलर से दिखेगा नहीं, तो क्या मिलेगा हमारा आर एन माइनस वन भी किसके बराबर मिलेगा एन माइनस वन वी लेमड़ा। क्योंकि अभी आपको बताया था देखो पिछले क्लास में, एन बराबर वन पर ओ एम, एन बराबर टू, एन बराबर थ्री, एन बराबर एन, एन बराबर फाइव, एन बराबर आर एन, तो किसका चेंज होगा एन का, लेमड़ा आएगा, लेमड़ा बाई टू नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा एन वी लेमड़ा। उसके बाद क्या मिलेगा प्लस, अरे वापस देखो यार, एन वी लेमड़ा। उसके बाद क्या हो जाएगा बी लेमड़ा का मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस से, क्या आएगा केवल बी लेमड़ा प्लस वी लेमड़ा, ये कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपका ए एन बराबर मिलेगा पाई बी लेमड़ा। तो देखो आपको स्पष्ट है, यदि मैं एन बराबर क्या लिखूं वन, तो ए वन बराबर क्या मिलेगा पाई बी लेमड़ा, एन बराबर लिखूं मैं टू, तब भी क्या मिलेगा आपको एन बराबर टू वाली कंडीशन में भी ए टू बराबर क्या मिलेगा आपको पाई बी लेमड़ा, एन बराबर थ्री तो क्या मिलेगा आपको ए थ्री, ये किसके बराबर मिलेगा पाई बी लेमड़ा। अर्थात जो अर्ध आवृत्ति कटिबंधों के क्षेत्रफल होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं समान होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एन वे अर्ध आवृत्ति कटिबंध की बिंदु पी से औसत दूरी। एन वे अर्ध आवृत्ति कटिबंध की बिंदु पी से औसत दूरी। सभी जानते हो औसत बराबर क्या होता है राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन एक बार डायग्राम वापस चलते हैं, देखो ये रहा आपका डायग्राम, मिटा देता हूँ मैं, आपको कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये बिंदु P है, इस बिंदु P से इस एन वेग अर्धावर्ती कटिबंध की औसत दूरी। तो देखो ये mn और ये mn माइनस वन, इन दोनों के मध्य की दूरी तो क्या हो जाएगी औसत दूरी। और सभी जानते हो mn का मान क्या है b प्लस एन लेमड़ा बाई टू, एम एन माइनस वन का b प्लस एन लेमड़ा बाई बी प्लस एन माइनस वन लेमड़ा बाई टू, एम एन पी का मान तो बी प्लस एन लेमड़ा बाई टू, एम एन माइनस पी का मान क्या जाएगा बी प्लस एन माइनस वन लेमड़ा बाई टू। और राशियों का योग किसके बराबर होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या अर्थात। और इसको निरूपित किया हमने एक्स एन से, तो एक्स एन बराबर क्या हो जाएगा एम एन पी प्लस एम एन माइनस वन पी अपॉन टू। और आपको मैं बता दूं ये किसके बराबर है हमारा बी प्लस एन लेमड़ा बाई टू, और ये किसके बराबर है बी प्लस एन माइनस वन लेमड़ा बाई टू। बस तो सॉल्व कर डालो, एक्स एन बराबर बी प्लस एन लेमड़ा बाई टू प्लस बी प्लस एन माइनस वन लेमड़ा बाई टू अपॉन टू। देखो बेटा v और v क्या हो जाएगा, टू भी हो गया, लेमड़ा बाई टू का मल्टीप्लाई n से होगा तो क्या बनेगा एन लेमड़ा बाई टू माइनस लेमड़ा बाई टू का मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस वन से, माइनस लेमड़ा बाई टू, एन लेमड़ा बाई टू, एन लेमड़ा बाई टू क्या हो गया टू एन लेमड़ा बाई टू। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा एक्स एन बराबर टू बी प्लस टू एन लेमड़ा बाई टू माइनस लेमड़ा बाई टू अपॉन टू, या एक्स एन बराबर कॉमन क्या एन लेमड़ा बाई टू आएगा यार, लेमड़ा बाई टू। देखो टू से टू गया कैंसिल, वी प्लस यहाँ कॉमन आ रहा है आपका लेमड़ा बाई टू, तो टू एन माइनस वन अपॉन लेमड़ा बाई फोर। तो किसके बराबर मिलेगा बेटा एक्स एन का मान मिलेगा बी प्लस टू एन माइनस वन लेमड़ा बाई फोर। अब देखो स्पष्ट है आपको, जैसे ही मैं एन का मान बढ़ाऊंगा
मैं एन का मान बढ़ाऊंगा तो उस कंडीशन में एक्स एन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात काटिबंधों की संख्या बढ़ाने पर जो औसत दूरी है बिंदु पी से वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एन में अर्धावृत्ति कटिबंध की जो औसत दूरी है वो किसके बराबर मिली है बेटा, एक्स एन बराबर बी प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एनवे अर्धावृत्ति कटिबंध के कारण बिंदु पी पर परिणामी आयाम। अर्थात जो बिंदु पी है उस पर एनवे अर्धावृत्ति कटिबंध के कारण जो परिणामी आयाम मिलेगा। एनवे अर्धावृत्ति कटिबंध के कारण बिंदु पी पर परिणामी आयाम। तो बेटा परिणामी आयाम निकालने के लिए हम बेटा कुछ पढ़ते हैं। संपूर्ण तरंगाग्र होता है वो बिंदु पी पर परिणामी आयाम ज्ञात करने के लिए सभी कटिबंधों के कारण परिणामी प्रभाव ज्ञात करते हैं। अर्थात किसी एक कटिबंध के कारण बिंदु पी पर परिणामी जो आयाम होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, जो किसी तरंगाग्र में प्राप्त कटिबंधों में किसी एनवे अर्धावृत्ति कटिबंध के कारण जो बिंदु पी पर जो परिणामी आयाम होता है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। अर्थात उसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है हमारा अर्ध आवृत्ति कटिबंध के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, क्योंकि उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का मान क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात जो आयाम होता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। समानुपाती क्यों होता है, क्योंकि द्वितीयक तरंगा जो उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं उनका मान किसके समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती। सेकंड पॉइंट बिंदु P की कटिबंध से औसत दूरी के कैसे होता है, व्युत्क्रमणपाती। अर्थात आयाम प्रोपोर्शनल 1/xn और आयाम प्रोपोर्शनल an। थर्ड पॉइंट होता है बेटा त्रियक गुणक। अर्थात जो त्रियक ऊंचाई होती है वो त्रियक गुणकता 1 प्लस कॉस थीटा के कैसा होता है, समानुपाती। जहां थीटा एन क्या है, एनवे अर्धावृत्ति कटिबंध पर खींचे गए अभिलंब तथा कटिबंध पी को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण। तो ये कह रहा है कि हमारा जो आयाम होगा अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के। आयाम समानुपाती एन के और आयाम व्युत्क्रमानुपाती एक्स एन के। तो आयाम को निरूपित कर रहे हैं बेटा हम आर से, और एन वे का तो आर एन प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा, क्योंकि क्षेत्रफल का मान क्या था पाई बी लैम्बडा 1 प्लस कॉस थीटा, और व्युत्क्रमानुपाती किसके एक्स एन के, और एक्स एन का मान क्या था बी प्लस 2n-1 लैम्बडा बाई 4। क्योंकि ए एन बराबर निकाला हमने पाई बी लैम्बडा और एक्स एन बराबर निकाला हमने बी प्लस 2n-1 लैम्बडा बाई 4। और आपको मैंने ये भी बताया बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है, लैम्बडा होता है। इसलिए एक्स एन एन वे कटिबंध की औसत दूरी होती है जो बी का मान बहुत ज्यादा होता है किसकी तुलना में, लैम्बडा की तुलना में। तो बेटा एन के मान बढ़ने पर थीटा में एन का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जब हम एन का मान बढ़ाएंगे तो थीटा एन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और थीटा एन का मान बढ़ेगा, आप सभी जानते हो कॉस का जो मैक्सिमम मान क्या होता है 0 का, तो कॉस थीटा एन का मान क्या होगा, घटेगा। अतः कटिबंध का क्रम बढ़ने के साथ साथ उसके प्रेक्षण पर कारण उसके विक्षोभ आयाम का मान क्या होता है, घटता है। अर्थात प्रथम कटिबंध के कारण आयाम का मान अधिकतम। इधर देखो आर एन इसके समानुपाती, और हम कह रहे हैं ये थीटा एन क्या है,
घटेगा कब? जब n का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यही तो स्पष्ट हुआ कि R1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4 डैश 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 Rn। अर्थात जो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध है उसका आयाम क्या होता है? सबसे ज्यादा। और लास्ट में धीरे धीरे जब n का मान अत्यधिक बढ़ता जाएंगे, n का मान रखा हमने बहुत ज्यादा, तो Rn का मान क्या हो जाता है बेटा? नगण्य हो जाता है। अर्थात जो nवें अर्धावर्ती कटिबंध होते हैं, जो उनके आयाम होते हैं, जो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का जो आयाम होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय, जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। लेकिन लास्ट में ये क्या हो जाते हैं? नेगेटिव, बहुत कम, नगण्य, अत्यल्प हो जाते हैं। और लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, संपूर्ण तरंगाग्र ABCD का बिंदु P पर परिणामी आयाम। अभी तो निकाला था हमने nवें अर्धावर्ती कटिबंध के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम। अब निकालेंगे हम बेटा संपूर्ण तरंगाग्र के कारण, अर्थात, और यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। संपूर्ण तरंगाग्र ABCD का बिंदु P पर परिणामी आयाम। तो बेटा माना प्रथम, द्वितीय, तृतीय डैश 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 nवें अर्धावर्ती कटिबंधों के क्या आयाम? अर्थात पहले अर्धावर्ती कटिबंध का आयाम R1, दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध का आयाम R2, तीसरे का R3 डैश डैश डैश, nवें अर्धावर्ती कटिबंधों का आयाम क्या है? Rn। तो तब बिंदु P पर परिणामी आयाम किसके बराबर होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश डैश डैश। Rn के बराबर। लेकिन हमने आपको बताया कि दो क्रमागत कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है वो तो पाई का होता है, और जो पथांतर किसका होता है बेटा? लैम्बडा बाई 2 का। तो जो परिणामी आयाम मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? R बराबर R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डैश 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 प्लस -1 की पावर n-1 Rn। क्योंकि जो विपरीत कला में तरंग पहुंचती है, कलांतर पाई होता है, समान कलांतर में पहुंचेंगी तो क्या हो जाएगा? पथांतर लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। तो हो बेटा क्या करते हैं हम, अभी हमने प्रूफ किया था कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो R2 होगा वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस R3 अपॉन 2। और इनके मध्य होगा, ये तो लिखा हमने R2 बराबर औसत क्या होता है? राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। तो R2 किसके बराबर होगा? R1 प्लस R3 अपॉन 2। ऐसे ही मैं R4 लिखूं बेटा, किसके बराबर होगा? R3 प्लस R5 अपॉन 2। तो देखो बेटा मैं R बराबर ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना,
R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4 प्लस R5/2 प्लस R5/2 डैश 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 प्लस -1 की पावर n Rn/2। अरे यहां से देखो क्या बताया, R1 ग्रेटर देन R2, उसके बाद R3 था, R1 और R2 के मध्य क्या होगा, R2। तो R2 क्या लिखा मैंने, R1 प्लस R3/2। R4 क्या लिखा, R3 प्लस R5/2। अब मैं R1 को ये तो लिख सकता हूँ R1/2 और R1/2, ऐसे ही R2 को R2/2, R3 को R2/2। तो मैंने क्या लिखा, R1/2 प्लस R2 माइनस R2, R3/2 R3 R5। लेकिन अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर था, R2 किसके बराबर है, R1 प्लस R3/2 के बराबर। और यहाँ क्या लिख रखे हैं हमने, R1/2 देखना, R1/2 प्लस R3/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, R2 के। तो R2 से R2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे R2/2 या R2/2 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से R4 से R3 और R5 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो परिणामी आयाम है वो R किसके बराबर मिलेगा, R1/2 प्लस -1 की पावर n-1 Rn/2। वापस समझो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार समझ में नहीं आया तो देखो बेटा, जो हमने बताया R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4 ग्रेटर देन R5, ओके। और मैंने आपको ये बताया जो आयाम को लिखते हैं हम, परिणामी आयाम, वो होता है R बराबर R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस डैश 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 -1 की पावर n-1 Rn। तो देखो बेटा, R2 का मान R1 और R3 के मध्य का है, R4 का मान R3 और R5 के मध्य का है। तो मैं R2 को देखना ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अरे R1 प्लस R3/2। अरे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, R1/2 प्लस R3/2। ऐसे ही यदि मैं R4 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, R3 प्लस R5/2 या R3/2 प्लस R5/2, ओके। अब वापस चलते हैं हम, हमने जो लिखा था R बराबर R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डैश 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 -1 की पावर n-Rn। अब देखना, मैं R बराबर, ये R1 को ये लिख सकता हूँ मैं R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2, ऐसी R3 को R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4 प्लस R5 को R5/2 प्लस R5/2 डैश 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 एक कम हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा -1 की पावर n Rn/2। अरे R1 था कि नहीं, इस R1 को मैं दो टुकड़ों में बांट सकता हूं, R3 को दो टुकड़ों में बांट सकता हूं, R5 को। और ये मैंने प्रूफ कर दिया कि R1/2 प्लस R3/2 किसके बराबर, ये देखो ये कहा किया हमने, ये किया किसके बराबर, R2 के। तो ये R2 के बराबर है, तो ये प्लस का R2 माइनस R2 कैंसिल,
ऐसे प्लस R3 माइनस R4 कैंसिल, तो लास्ट का जो परिणामी आयाम बचेगा वो बेटा किसके बराबर मिलेगा हमारा, R बराबर R1/2 प्लस -1 की पावर n-1 Rn/2। ओके, अब बात करते हैं हम बेटा कि हमारा n सम संख्या है, if n बराबर सम, n बराबर सम है तो उस कंडीशन में R बराबर मिलेगा आपको R1/2, और यदि बोलूं बेटा n क्या है, विषम, उस कंडीशन में जो परिणामी आयाम R बराबर मिलेगा R1/2 प्लस Rn/2। लेकिन सामान्यतः बेटा Rn का मान, n का मान हम बहुत अधिक बढ़ाएंगे तो Rn लेके वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के। अर्थात जब n का मान बहुत ज्यादा बढ़ाया तो उस कंडीशन में Rn किसके बराबर मिलेगा, 0 के। जब Rn यहाँ से 0 यहाँ से 0, तो जो परिणामी आयाम मिलता है वो R किसके बराबर मिलेगा, R1/2। अर्थात बिंदु P पर संपूर्ण तरंगाग्र के कारण परिणामी आयाम का मान प्रथम अर्धआवर्ती कटिबंध के कारण आयाम को क्या होता है, आधा। R1 तो क्या है बेटा, प्रथम अर्धआवर्ती कटिबंध कारण आयाम। R क्या है, संपूर्ण, तो संपूर्ण आयाम किसके बराबर मिलेगा, प्रथम अर्धआवर्ती कटिबंध के आयाम का आधा। अब बात कर लेते हैं बेटा तीव्रता की। आप सभी जानते हो तीव्रता प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्क्वायर के, अर्थात I प्रोपोर्शनल R²। तो I प्रोपोर्शनल क्या आएगा, R1/2 का होल स्क्वायर, या I बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल के हटाया R1² 4, या I प्रोपोर्शनल I1² 4। क्योंकि I प्रोपोर्शनल R² तो I1 प्रोपोर्शनल R1²। तो संपूर्ण जो तीव्रता होती है, संपूर्ण तरंगाग्र के कारण जो तीव्रता होती है, अर्थात बिंदु P पर परिणामी तीव्रता प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण जो तीव्रता है उसकी क्या होती है, 1/4। क्लियर बेटा, अच्छे से समझना, अच्छे से सुनना, सब कुछ क्लियर हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करना, सब कुछ बता दूंगा। वैसे सब कुछ एक एक बात, एक एक छोटी से छोटी चीज आपको क्लियर कराई गई है। क्योंकि I बराबर क्या है हमारा, K R1² 4 और I1² R1² तो इसके बराबर लिखा हमने I1 स्क्वायर, नहीं बेटा स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, तो क्या लिखाएगा हम, I बराबर क्या जाएगा, I1/4। तो यहां पर आपका जो फ्रेनल का जो डिफ्रैक्शन है, और वो कौन सा, फ्रेनल का डिफ्रैक्शन कैसा, अर्धावर्ती कटिबंध के कारण, ये कंप्लीट होता है। कल हमारी क्लास का जो नया टॉपिक होगा वो कराएंगे हम जॉन प्लेट। सभी बेटा टाइम से क्लास ले लिया करो। ओके, कहीं कोई दिक्कत हो तो समझे, थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा ऑफलाइन क्लास चलती तो अच्छी तरह से समझ में आता, वैसे कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाएं। आज की क्लास वैसे ही 2-3 बार दोबारा बनानी पड़ी है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, थोड़ी क्लास बना रहे थे लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ पड़ी हुई थी, इसलिए काफी टाइम वैसे वेस्ट हो गया। तो सभी लाइक करें।